नमस्कार। मैं छाया गोयल हाजिर हूँ आज फिर अपनी एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है मैं मंजरी हूँ। तो सुनिए। बेटे की चिट्ठी सामने है। लिखा है, मम्मा, किरण हिंदुस्तान लौटना नहीं चाहती। कहती है उसने जो पढ़ा है उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं। ऐसा क्यों नहीं करती? आप सब कुछ समेट कर यहीं चली आइए। आपके अकेले रहने से हमें भी चिंता बनी ही रहती है। और हाँ, आभा कैसी है? उसका कोई खत आया? कहना कभी कदार भाई को भी खत लिख दिया करे। हाँ मम्मा, फ़ोन पर तो कभी कभी हाय हेलो हो जाती है। मम्मा, एक बार फिर आप खुद सोच देखो, मेरा वहाँ लौटना संभव नहीं। पापा थे तो बात और थी। अब आपको अकेले वहाँ रहना ठीक नहीं। आप लिखिए तो आपके यहाँ आने का सब इंतज़ाम करवा दूँगा। उसने आँखों में छलक आए आंसुओं को नकली मुस्कुराहट से छुपाने की कोशिश की थी, पर किससे? खुद से। यहाँ कौन था जो उसके आंसुओं और मुस्कुराहटों का हिसाब रखता? अकेला घर कैसा साएं साएं करता है अब। एक समय यही घर कैसा भरा पूरा था। आवाज़ें ही आवाज़ें। किसी सूने कोने के लिए मन तरस जाया करता था। सोचते सोचते 30 साल पहले की स्मृतियों में डूब गई वो। ब्याह कर इसी घर में आई थी। अभिनव ने नया नया ही घर बनवाया था। जगह तो बहुत थी, पर जल्दी जल्दी में 2 कमरे और एक हाल ही बनवा सका था। पिताजी सेवानिवृत्त होंगे तो कहाँ रहेंगे, इस बात की चिंता उसने 2 साल पहले करना शुरू कर दी थी। पिताजी का रिटायरमेंट, घर का मुहूर्त और उसका ब्याह सब साथ साथ ही हुए थे। माँ, पिताजी, अभिनव, छोटी दीदी और हर रोज़ आने वाले मेहमान। बड़ी दीदी भी हर दूसरे तीसरे महीने 8-10 दिन के लिए आती रहती थी। जैसा वह चाहती थी वैसा घर वर माँ पिताजी नहीं जुटा सके थे। अपने इस अपराध बोध को उन्हें उपहारों से लाद कर कम करते थे, और उस बोझ से उनके माह भर का बजट डगमगा जाता था। अभिनय उसका जीवन था। नौकरी तो उसने यूं ही शौकिया कर ली थी, वरना स्कूल की नौकरी और वह। पर शादी के बाद थोड़े ही दिनों में उसका अभिनय, नाटकों के लिए उसका जाना, यह सब अभिनव को अखरने लगा था। नौकरी के लिए बाहर रहना तो ठीक था, पर अभिनय, एक्टिंग के लिए सप्ताह में 1-2 बार बाहर जाना भी सारे घर को अखर जाता था। छोटी दीदी का टेस्ट आ जाता, माँ जी की सांस उखड़ जाती और अभिनव की खींच उस पर उतरती। इतना ही वक्त है तो 1-2 ट्यूशन कर लो, घर में ही कुछ मदद होगी। इन नाटकों से क्या मिलता है भला? जानती तो हो तुम, छोटी की शादी करनी है। और उसने निर्णय ले लिया था। मानकदा, आज के बाद नहीं आ सकूंगी। घर, नौकरी और ये एक्टिंग सब एक साथ नहीं संभाल पा रही मानकदा। और फिर शादी के बाद आप तो जानते हैं जिम्मेदारियां भी कितनी बढ़ गई हैं। ठीक है, मानकदा हमेशा से ही बेहद कम बोलते हैं। अभिनय उनका पहला प्यार है। और और पर उसे भी नहीं पता। कभी कभी नाटक देखने तो आओगी? सोचा क्या यह भी नहीं कह सकते। कभी कभी मिलने तो आओगी? पर कहा बस इतना ही भर। हाँ हाँ मानंदा, कोशिश करूँगी। पर कहाँ की कोशिश? राजेश पेट में आ गया, छोटी दीदी की शादी, फिर आभा का जन्म, कभी पिताजी बीमार, कभी माँ। फिर तो अभिनव का भी प्रमोशन हो गया था। ओहदे के साथ पैसा बढ़ा
तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, फिर घर भी इतना बड़ा बनवा लिया था, उसकी देख रेख का झंझट अलग। अब तो अभिनव को उसकी नौकरी भी नागवार लगने लगी थी। पैसों की ज़रूरत जो नहीं रही थी, साफ साफ तो नहीं कहता था, पर उसकी खींच और झुंझलाहट कई बार अप्रोक्ष रूप से जता ही जाते थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे और एक दिन अभिनव ने तो नहीं, पर राजू ने ही कहा था, माँ क्या ज़रूरत है तुम्हें नौकरी करने की, छोड़ दो। स्कूल से आओ तो खुद ताला खोलो, खुद खाना खाओ, खुद खाना लो। और उसने नौकरी छोड़ दी थी। सच ही था, वैसे भी कोई कमी नहीं थी, बच्चों की खुशी में ही उसकी खुशी थी। थोड़े समय तक ज़रूर खाली खाली लगा था। एक बार सोचा भी, क्यों ना अब अपने पुराने शौक की ओर लौटे। लगा शायद अभिनव ही कहे। वह तो जानता था कैसी चाहत थी उसके अंदर अभिनय करने की, पर नहीं। उसके पास अपनी व्यस्तता के बीच पत्नी के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ था। बच्चे बड़ी कक्षाओं में आ गए थे, उनकी पढ़ाई इतनी अधिक थी कि बस वह सबका ध्यान रखती, समय पर खाना, सोना, मेहमान नवाजी, और वक्त गुजर ही जाता। राजेश आईआईटी करते ही अमेरिका चला गया था। बहन की शादी में भी नहीं आ पाया। अभिनव कितने मायूस थे। घर कैसा सूना सूना सा हो गया था। और जब राजेश का खत आया, उसने किरण को पसंद कर लिया है। बहू के माँ बाप भी बरसों से वहीं अमेरिका में थे। वहीं जाकर उन्होंने शादी कर दी थी। किरण तो सिर्फ एक बार हिंदुस्तान आई थी। हिंदुस्तान उसे रास ही नहीं आता था। हाँ, वह ज़रूर गई थी किरण की पहली डिलीवरी के समय, पर फिर जल्दी ही लौट आई थी। न तो उसका मन लगता था वहाँ, और फिर अभिनव भी यहाँ अकेले हो जाते थे। सोचा था जब रिटायर होंगे तो फिर दोनों ही कुछ दिन साथ जाकर रहेंगे। पर नियति का लिखा भला कौन टाल सकता है। वह मौका ही नहीं आ पाया। दिल के पहले ही दौरे ने अभिनव को छीन लिया था, और फिर एक बार घर भर गया था रिश्तेदारों से। धीरे धीरे सभी चले गए थे। आबा भी अधिक दिन नहीं रुकी। उसके ऊपर उसके घर की जिम्मेदारियां थीं, मैं समझ सकती थी। पर हाँ, पहली बार मुंह खोलकर मैंने राजेश से कहा था, हो सके तो अब लौट आओ राजू, बहुत पैसा कमा लिया, काम की तो यहाँ भी कोई कमी नहीं। ठीक है माँ, सोच कर बताऊँगा। सोच कर बताने का मतलब समझ रही थी मैं। ठीक भी तो था, बहू से पूछना उतनी ही ज़रूरी है। और आज उसका यह खत सामने है। टन 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 घंटी की आवाज़ ने जैसे फिर उसे वर्तमान में लौटा दिया। आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई। इस वक्त भला कौन आया होगा? अरे मानकदा आप इतने दिनों बाद आइए ना। कितने बरसों बाद आए हैं मानकदा। हाँ, 1 साल से भारत भ्रमण पर निकला था, जगह जगह घूमता रहा। यहाँ पहुँचते ही जैसे ही पता चला। खबर कैसे लगी आपको मानकदा? तुम्हारी खबर हमेशा रहती है मुझे मंजरी। तुम उलझ गई थी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में, मैं नहीं। सच ही तो है, आप तो आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं। कान के पास हल्की सी सफ़ेदी के अलावा जैसे कुछ नहीं बदला मानकदा में। फिर जैसे दोनों ही 30 साल पीछे पहुंच गए। पुराने साथी, पुराने लोग, खेले गए नाटक, क्या क्या था जो याद नहीं आ रहा था। यकायक ही जाने कैसे मुंह से निकल गया, मानकदा आपने शादी नहीं की, अकेले ही हैं अब तक। प्रश्न जबान पर आ तो गया, पर फिर लगा न जाने क्या सोचेंगे मानकदा। सच कहूँ मंजरी, एक लड़की की आंखों में इतने सपने होते हैं, घर, गाड़ी, सामाजिक स्तर में रमता जोगी, उन सबको कहाँ पूरा कर पाता भला। उल्हाना दे रहे हैं मानकदा।
अरे अरे नहीं नहीं मंजरी, उल्हाना तुम्हें दूंगा। नहीं, मुझे भी जैसे अपने शब्दों पर ग्लानि हो आई। ये क्या कह गई मैं? मंजरी, मैंने तो हमेशा तुम्हें सुखी देखना चाहा है। तुम्हारा भरा पूरा संसार मुझे कैसी खुशी देता था तुम नहीं जानती। आज तुम्हें यूं अकेला देखकर मन जाने कैसा कैसा हो रहा है। मन में सोचा, दुनिया की नज़र में मैं अब अकेली रह गई हूँ, पर सच तो यह है सालों हो गए अभिनव के होते भी, जैसे इस घोंसले में मैं अकेली ही रह गई थी। बच्चे अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे और अभिनव अपने काम में। मानकदा अपने ही रो में कहते जा रहे थे, तुम्हारा यह असहाय सा रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मंजरी। मैं तो तुम में उसी मंजरी को देखना चाहता हूँ जिसमें आसमान को छू लेने की ललक हुआ करती थी। मैं तो कहता हूँ तुम फिर पुराने क्षेत्र में उतरकर अभिनय की नई ऊंचाइयों को छू लो। अब कहाँ मानकदा, मैं तो अपने पंख बहुत पहले कटवा चुकी अपनों की खुशी की खातिर। पर आज न तो पंख हैं न वो अपने। अब भला कैसे उड़ पाऊंगी? हाँ, अपना न सही, पर मैं तो हूँ मंजरी। एक बात है, निर्णय तुम्हें खुद लेना होगा मंजरी। नीड का भी अपना सुख होता है, सुरक्षा होती है। ऊंचाई पर उड़ने का सुख भी होता है, पर नीचे गिर पड़ने का भय भी। मेरे पास घर नहीं, खुला आसमान है। चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा था। 1 साल में पहली बार लगा मैं अभी जिंदा हूँ। मुझ में जीवन का स्पंदन अभी बाकी है। इन होठों पर अभी भी सच्ची मुस्कुराहट आ सकती है। आभा और राजेश दोनों के विरोध के बावजूद मैंने निर्णय ले लिया था। घर को नाटक अकादमी के नाम कर मानकदा के घुमंतु नाटक दल में शामिल हो गई थी। घूम घूम कर बड़े और छोटे नाटक करता था उनका दल। जन जागरण के अलावा कभी कभी साहित्यिक कृतियों का मंचन भी होता था। आभा और राजेश दोनों ने ही बहुत कठोर बातें लिखी हैं। पहले वाला वक्त होता तो शायद वह इन खतों को पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ती। आभा ने लिखा है, माँ ये क्या कर रही हो? मैं ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। इस उम्र में आपको यह क्या सूझा है? हमने तो सारी उम्र आपको एक आदर्श महिला की तरह देखा है। बुढ़ापे में आपको यह क्या हो गया है? 50 वर्ष की माँ को बूढ़ा बना दिया है। हाँ, ठीक भी है शायद। 25 वर्ष की उम्र में हमें भी 50 साल के लोग बूढ़े ही लगते थे। बेटा तो अमेरिका में है। वहाँ की ओपन सोसाइटी में पली बड़ी बहू ने उसके इस अभिनय प्रेम को शारीरिक भूख का नाम दिया है और उसकी इस बात से बेटा परेशान है। 30 साल तक बिना स्पर्श किए जो प्यार जिंदा रहा है, उसे अमेरिका में रहने वाली बहू ही शारीरिक भूख कह सकती है। पर अब इस मोड़ पर आकर भी नहीं तो फिर कब? कम से कम एक निर्णय तो लेने दो मुझे जिंदगी में। बाबूजी ने कहा तो शादी कर ली, अभिनव ने कहा तो अभिनय छोड़ दिया, बच्चों ने कहा तो नौकरी छोड़ दी, और आज जब सब छोड़ गए हैं तब भी चाहते हैं उसके निर्णयों पर उन्हीं का अधिकार रहे। पर नहीं, अब नहीं, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने कहाँ से यह शक्ति उसे मिली है। उसके अंदर से जैसे कोई बार बार पुकार रहा है, तुम मंजरी हो, तुम सिर्फ मंजरी हो। और उसने एक सहज मुस्कान के साथ खतों को फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। धन्यवाद।